हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विशाल एक बार फिर आपके साथ इकोनॉमिक की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आया हूँ। आज अपन इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के बारे में बात करेंगे। अभी तक अपने और भी पीछे वाले टॉपिक्स किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो मेक श्योर आप वो पहले देख के आइए, ताकि इकोनॉमिक्स क्या है, अगर आप ऐसे सडनली बीच में से क्लास देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें मिस आउट हो जाएगी, है ना। वो क्लासेस भी देखिए और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी वो क्लासें। इतना ब्रीफली और इतना अच्छे ढंग से मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। आप देखना और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। आज की क्लास स्टार्ट करें। ओके, देखिए आज का अपना टॉपिक है इन्फ्लेशन। बेसिकली इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन की परिभाषा है वो हर व्यक्ति अलग अलग दे रहा है। जो हर अपन ये कह सकते हैं कोई अर्थशास्त्री है तो वो अपने अकॉर्डिंग देता है, ठीक है। लेकिन अपन मोटा मोटी क्या मान सकते हैं, सामान्यतः लंबे समय तक वस्तुओं का उच्च कीमत पर बने रहना ही इन्फ्लेशन है, ठीक है। जैसे कोई सेब है, ठीक है, एप्पल है, एप्पल खाने वाली, ठीक है। अगर उसकी कीमत नॉर्मली रहती है 100 रुपये, लेकिन अब कंटिन्यूसली उसकी कीमत रह रही है 150 रुपये, तो क्या है, इन्फ्लेशन है, ठीक है। आप आटा लेके आते हो, ठीक है, आटा आपको 30 या 35 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन उसकी रेट होगी सीधा 50 रुपये किलो, तो क्या है, इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन यही होता है। और बाकी हर हर अर्थव्यवस्था का अलग अलग होता है कि वो उसको किस अकॉर्डिंग मेज़र करते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जब मुद्रा के मूल्य में निरंतर कमी हो तथा वस्तु और सेवा के मूल्य में निरंतर वृद्धि दर्ज की जाए तो इसे इन्फ्लेशन कहा गया है, ठीक है। इसमें आप समझे क्या हुआ इसका मतलब। देखिए, जो मुद्रा है, ठीक है, आज आप 100 रुपये लेके जा रहे हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज 100 रुपये में आप पेट्रोल लेके आ रहे हो 1 लीटर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मुद्रा के मूल्य में निरंतर कमी हो रही है। अब भी आप 100 रुपये का ही तेल भरवा रहे हो, ठीक है, लेकिन वस्तु और सेवा, ये जो वस्तु और सेवा है इसका निरंतर वृद्धि होगी, समझ आया, ठीक है। अब मैं जैसे पहले आप 100 रुपये के 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल लेते थे, वहीं अब 100 रुपये में आपको 0.90 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है। अब आपका ये पैसे आप उतने ही दे रहे हो, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया, इसलिए आपको कम पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या हुआ, अपने जो पैसे की वैल्यू है, रुपए और डॉलर आपने सुना हुआ होगा, ठीक है, रुपए की वैल्यू घट गई, जो ग्लोबल मार्केट होते हैं वहाँ पे। ये बेसिकली ऐसे सारी चीज़ें रिलेटेड होती है और ये ऐसे ही कार्य करती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मुद्रा कम हो रही है, ठीक है, मुद्रा की वैल्यू कम हो रही है और वस्तु तथा जो भी सर्विस अपन ले रहे हैं उसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है, तो ये इन्फ्लेशन के साइन रहते हैं। इन्फ्लेशन के समय आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, ठीक है। इन्फ्लेशन के समय क्या रहता है, डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी, ठीक है, लेकिन सप्लाई हमेशा कम रहेगी, याद रखना। और इन्फ्लेशन से लाभ कहाँ होता है और घाटा कहाँ होता है, हम वो भी देखते हैं। अब इन्फ्लेशन से लाभ कहाँ होता है, ऋणग्राही को, किसी के ऋण लिया हुआ है, ठीक है। उत्पादक लाभ, कोई उत्पादक कर रहा है चीज़ों का, ठीक है। परिवर्तनशील आय वर्ग, जिनका अपन ये मान सकते हैं कि उनका कोई फिक्स इनकम ऐसे नहीं रहती, परिवर्तन होती रहती है, ठीक है। घाटा किसको होता है, ऋणदाता को होता है, उपभोक्ता घाटे में रहते हैं, ठीक है, स्थिर आय वर्ग वाले घाटे में रहते हैं। अब इसके मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सबसे पहले अपन ऋणग्राही और ऋणदाता का एग्जाम्पल लेते हैं। आज आपने दो व्यक्ति है, ए और बी, ठीक है। ए ने बी से 1,000 रुपये का ऋण लिया, ठीक है। आज ये बात है 2024 की। आज के समय में 1,000 रुपये में अपन ये मान के चलते हैं कि 10 लीटर पेट्रोल आ रहा है, ठीक है, नहीं आता है, अपन एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ऋण
लिया किसने? ए ने। एक मिनट दीजिए, मैं इसको ऊपर वाले को हटा देता हूँ, है ना। एक मिनट, थोड़ी जगह हो जाएगी, फिर अपन आराम से इसको समझते हैं एग्जाम्पल को। देखिए, दो व्यक्ति है, ए और बी, ठीक है। ऋण लेने वाला और देने वाला, ठीक है। इसने ऋण लिया कितने का? 1000 रुपये का, ठीक है, 2024 में, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या थी? इस 1000 रुपये में 10 लीटर पेट्रोल उस 2024 में आ रहा था, ठीक है। अब सडनली क्या हुआ? इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। इन्फ्लेशन आ गया और जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई। अब जो ऋण लेने वाला है उसने ऑलरेडी 20 ए ने ऑलरेडी 20 से ये बोला हुआ है कि भाई तुझे 1000 रुपये पे मैं 2% या 5% जितना भी है वो दूंगा, ठीक है। अब 2024 में 1000 रुपये की वैल्यू में 10 लीटर तेल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, ठीक है। अब अगर इन्फ्लेशन आ गया और उसने ये 2025 स्टार्टिंग में अगर उसको पैसे दे दिए, लेकिन उस वक्त अगर उसने सपोज 1000 रुपये लिए तो उसने 1200 रुपये वापस दे दिए, ठीक है। लेकिन उस वक्त उस 1200 रुपये में भी सिर्फ 10 लीटर ही तेल आ रहा है, तो बी को क्या फ़ायदा हुआ? अल्टीमेटली नहीं हुआ। सो बी यहाँ पे देनदार है, तो देनदार को घाटा हो रहा है, ठीक है। जबकि लेनदार है उसको फ़ायदा हो रहा है। उसको फ़ायदा कैसे हो रहा है? उस वक्त जो 1000 रुपये की वैल्यू थी वो 1 साल बाद वो वैल्यू नीचे गिर गई। 1000 रुपये की वैल्यू वो नहीं रही जो 1 साल पहले थी। आपने देखा होगा अपने घर परिवार में, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी कभी जॉब और करते थे, वो कहीं काम करते थे, तो उनके इनकम कितनी होती थी? 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये उस वक्त। लेकिन उस वक्त वो बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। लेकिन आज के कंपैरिजन में क्या है? आज 100-150 रुपये की एक चॉकलेट लेके आते हैं बच्चे। सो ये वही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद उत्पादक लाभ में, उपभोक्ता घाटे में। आज मेरी कोई मैं कुछ एक एक्स चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, ये मान के चलिए। उसकी चीज़ वो 100 रुपये की थी, इन्फ्लेशन आया, वो मैंने बोल दिया इन्फ्लेशन है भाई 120 रुपये में दूंगा मैं, ठीक है। मैंने मेरा यहाँ पे भी प्रॉफिट मार्जिन ले लिया। लेकिन जो कंज्यूमर है, जो वहाँ पे 100 रुपये देता था, उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। सो सारा जो बाहर है वो किस पे आ रहा है? कंज्यूमर है उस पे आ रहा है। सो चीज़ें ऐसे कार्य करती है, ठीक है। परिवर्तनशील आय। अब परिवर्तनशील आय कैसे? आज कोई स्थिर आय में तो जैसे आ गए, आज कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, उसकी आय फिक्स है, सपोज 50,000 रुपये उसका मंथली है, ठीक है। परिवर्तनशील आय क्या? कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव रहते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता, ठीक है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दूसरा कार्य कर रहा है, तो उसमें क्या है, अपन ये कह सकते हैं असंगठित वर्ग के लोग, है ना। तो उस सिचुएशन में उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी रेटें भी बढ़ा देंगे। सो ये ऐसे कार्य करता है। अब अपन फिर इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे क्या रहता है, महंगाई के कारक क्या होते हैं। अब अपन महंगाई के कारकों पे बात करते हैं। इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाना, मजदूरी की दरें बढ़ जाना, ब्याज की दरें बढ़ जाना, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाना या टैक्स में वृद्धि हो जाना, ये लागत जनित इन्फ्लेशन में आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें जो भी कॉस्ट है वो पुश हो रही है। सो इसके कारण बाकी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है और वो बाकी चीज़ें भी महंगी हो रही है, ठीक है। इस दूसरी आती है मांग जनित, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो डिमांड ऑब्वियस बात है बढ़ेगी, ठीक है। आज 100 की ये मान के चलिए कहीं पे 100 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है, ये 100 टॉफ़ीज़ है, ठीक है, और वहाँ पे खाने वाले भी 100 हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल रहेगी। लेकिन वहीं अगर जनसंख्या बढ़ जाए, 100 टॉफ़ियाँ हैं और खाने वाले 150 हो जाएँ, तो नेचुरल सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये 150 में जितने भी लोग हैं वो ये बोलेंगे कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे चाहिए। तो ये वही बात है। ब्याज दरों में कमी, ब्याज दरों में भी एक कमी होगी तो भी है ना, लोगों को ज़्यादा डिमांड चाहिए होगी ब्याज लेने के लिए, ठीक है। भ्रष्टाचार और अवैध धन की अधिकता।
अगर ये होगा तो भी डिमांड में इन्फ्लेशन आएगा। सरकार के गैर योजनागत व्यय, सडनली कोई डिजास्टर आ जाए उस सिचुएशन में, तरलता के कारण, लिक्विडिटी अपन ने 1-2 क्लास पहले पढ़ा था डिटेल में, तो ये सारे फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वेज पुश इन्फ्लेशन, अर्थात वेतन जनित महंगाई। इसमें दोनों गुण होते हैं, डिमांड और कॉस्ट इन्फ्लेशन। कैसे? अब डिमांड आ गई और कॉस्ट आ गई, ठीक है। कभी जैसे कोई कारीगर है, ठीक है, उसका वेतन वृद्धि हो गया, उसने अपना जो अपनी रेट है वो बढ़ा दी, ठीक है। सो ये अपनी डिमांड का हो गया, ठीक है। जैसे श्रमिक हो गया, उसने वेतन वृद्धि मांग जनित महंगाई का कारण कर दिया, ठीक है। 7वां वेतन आयोग। कंपनी, इससे लागत जनित महंगाई उत्पन्न होती है, ठीक है। लागत जनित कैसे होगी? अगर कोई कंपनी है, उसकी सैलरी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्ट रेट भी बढ़ेगी। आज मेरी कोई कंपनी है, अगर मैं मेरे 10 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 पर्सन है, वो कह रहे हैं सैलरी इंक्रीज़ करो। पहले मैं उनको 10,000 देता था, ठीक है। अब मैंने सबके लिए अगर 500 रुपये मैंने बढ़ा दिए, 10,500 भी कर दिए, ठीक है, तो मेरे तो डायरेक्ट 5,000 का असर है। अब ये 5,000 मैं कहाँ से कवर करूँगा? ये मैं प्रोडक्ट रेट से ही कवर करूँगा। सो ये ऐसे कार्य करता है। इसके बाद अन्य कारण देखते हैं, इन्फ्लेशन के अन्य कारण क्या हो सकते हैं, अपन उस पर अभी चर्चा करते हैं। देखिए 1991 जब 1991 था, ठीक है, 1991 से पूर्व केवल घरेलू कारण थे, वर्तमान में वैश्विक कारण भी महत्वपूर्ण है। जैसे आयात निर्यात की स्थिति, कच्चे तेल की कीमतें, और अभी आपको पता है कोविड-19 भी आया था। आयात निर्यात कैसे? अगर अपन कोई चीज़ मंगा रहे हैं, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो वो महंगी हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट घटा दिया तो महंगी हो जाएगी। सो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। इसके बाद दूसरा कारण रहता है, यदि रुपए के मूल्य में गिरावट आ जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था। अगर डॉलर मजबूत हो रहा है और अपना रुपया गिर रहा है तो भी वो इन्फ्लेशन का ही साइन है, ठीक है। जैसे अगर निर्यात सस्ते होंगे, ठीक है, विदेशों में मांग बढ़ेगी और निर्यातों में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा? घरेलू बाजार में कमी होगी और मांग बढ़ेगी और आपूर्ति कम होगी। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, और आयात महंगे हो जाएंगे। कुछ समझ आया? जैसे सपोज आज रुपए की वैल्यू अपन ये करते हैं, $1 के अभी मुकाबले अभी 80 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ठीक है। अब अपन ये मान के चलें $1 का अगर 90 रुपीज़ हो जाए तो ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रुपए की वैल्यू गिर रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर $1 के बदले $1 के बदले 100 रुपये हो जाए तो रुपए की वैल्यू गिर गई यहाँ पे। अब क्या होगा? जो यूएसए में लोग बैठे हैं उनको जो चीज़ पहले ये मान के चलिए कोई 100 रुपये की चीज़ थी तो उसको $1 से ज़्यादा रुपये देना पड़ रहा था, अब उसको $1 में वो चीज़ मिल रही है तो वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा चीज़ें मंगाएगा, ठीक है, मांग बढ़ेगी। अपन आटा, सपोज अपन आटा निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, आटा बाहर भेज रहे हैं खाने वाला, तो अब अगर अपना जो रेट है रुपए की वो गिर गई तो वहाँ पे मांग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अपना अच्छा प्रोडक्ट उनको कम रेट में उपलब्ध हो रहा है। सो निर्यात में वृद्धि होगी क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चर है उसको तो प्रॉफिट से मतलब है, वो तो भेजेगा बाहर। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अपने घरेलू बाजार में आटे की कमी आ जाएगी। अब यहाँ पे सपोज अपने देश में सपोज ये 100 लाख टन का गेहूं का उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसका आटा और करके 100 लाख टन का टोटल हुआ, ठीक है। अब इसमें से इन्होंने 50% दे दिया बाहर, अपने पास तो 50% बचा ना। और भारत कितनी बड़ी आबादी, 125 करोड़ लोग हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए कमी आ जाएगी, जिससे क्या होगा? मांग बढ़ गई लेकिन आपूर्ति कम आ गई। सो ये इन्फ्लेशन डायरेक्ट हिट करेगी और महंगाई बढ़ाएगी, उसकी रेट बढ़ा देगी आटे की, ठीक है। सो ये ऐसे कार्य करता है। एक बार आप वापस इसको देखिएगा, अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो या मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेशन के स्तर देखते हैं अपन, ठीक है। जो इन्फ्लेशन रेट होती है वो कैसे कैसे बढ़ती है या कम होती है, ठीक है, अपन इस पे बात करते हैं।
बेसिकली ये 4 तरह की होती है: क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग एंड रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन या डबल डिजिट इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग मतलब रेंगती इन्फ्लेशन, ये 0 से 0। अब ये रेंगती जो मुद्रास्फीति है ये 0 से 3% के बीच में रहती है। वॉकिंग एंड रनिंग इन्फ्लेशन 3 से 10% के बीच में रहता है और भारत में नॉर्मली यही रहता है। गैलोपिंग एंड डबल डिजिट इन्फ्लेशन 10 से 100% का रहता है। और हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? जब 100% से अधिक का इन्फ्लेशन हो जाए। ठीक है, अब आपने बहुत बार एक सुना होगा, फिलिप वक्र किसे कहते हैं या फिलिप कर्व। ठीक है, सो अपन आज इसके बारे में बात करते हैं कि बेसिकली क्या है। यह वक्र एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी में संबंध प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में एक निश्चित सीमा तक नकारात्मक व्युत्क्रमानुपात संबंध होता है, अर्थात इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बेरोजगारी में कमी आती है। समझ आया? जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि रोजगार सृजित हो रहे हैं। ये एक धारणा है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन के समय किसी उत्पाद की मांग तथा कीमत दोनों अधिक होती है। इस स्थिति में उत्पादक को अतिरिक्त लाभ होता है और वह अधिक लाभ कमाने हेतु निवेश करता है ताकि उत्पादन बढ़ा सके। ठीक है, निवेश से उत्पादन प्लस रोजगार दोनों बढ़ते हैं तथा बेरोजगारी में कमी आती है। इसलिए इन्फ्लेशन के इस स्तर को ग्रोथ इन्फ्लेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सहायक होती है। सो यहाँ पे अगर आपको आ जाए, ठीक है, तो बेसिकली फिलिप वक्र ये कहता है, फिलिप कर्व ये कहता है कि जो इन्फ्लेशन है और बेरोजगारी है इसमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध रहता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बेरोजगारी कम हो रही है। ठीक है, और इन्फ्लेशन नॉर्मल है या कम रहे तो बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अपन फिर आगे चलते हैं। मौद्रिक नीति समिति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औसत लक्षित इन्फ्लेशन रेट 4% निर्धारित की है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, सिंपली क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के लिए इन्फ्लेशन रेट कितनी है? 4% है। ठीक है, फिलिप वक्र के अनुसार विकासशील देशों के लिए 4% और विकसित देशों के लिए 2% तक का स्तर ग्रोथ इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन से रिलेटेड अपन कुछ टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है डिसइन्फ्लेशन। यह इन्फ्लेशन की घटती हुई दर को बताता है। लाइक अगर पिछले वर्ष इन्फ्लेशन कितना था, ठीक है, और इस वर्ष कितना है, अगर रेट में कमी आई है तो ये वो शो करेगा। जैसे महंगाई की दर में कमी आती है लेकिन वस्तुएं महंगी ही रहती है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट रेट हो गया 100। ठीक है, 2020 में इन्फ्लेशन रेट था 10%, जबकि 21 में हो गया 8%। सो अब पहले रेट थी 100, इन्फ्लेशन के कारण 110 हो गई, लेकिन अगले साल इन्फ्लेशन कम हुआ तो वो 108 की रह गई। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अभी 2024 है, सपोज आज कोई वस्तु 100 रुपये की है। ठीक है, 6 महीने बाद उसकी कीमत हो जाए, इन्फ्लेशन सपोज 5% बढ़ जाए, या 10 मान लेते हैं अपन, 10 मान लेते हैं, 10% बढ़ जाए तो 110 की होगी 2025 में। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट अपन ये मान के चलते हैं कि वापस कम हो गई, 2 से 3% कुछ कम हो गई। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, बट जब बढ़ी थी तो ज़्यादा प्रतिशत था, लेकिन कम हुई थी तब कम प्रतिशत था। ठीक है, सो बेसिकली इस जो मूल रेट है, जो बेस प्राइस है, उससे तो महंगा ही है प्रोडक्ट, लेकिन विगत वर्ष की तुलना में थोड़ा सस्ता हुआ है। ठीक है, जैसे पेट्रोल के प्राइस कभी कभी कितने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर 2-3 रुपये कम करके उस चीज़ को एडजस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी पेट्रोल प्राइस पहले वाले रेट पे आ गया, नहीं, लेकिन कुछ रियायत मिली है उसमें। डिफ्लेशन क्या होता है? ये इन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति है। इसमें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि तथा वस्तु एवं सेवा के मूल्य में कमी दर्ज की जाए तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अपना जो रुपए है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट या वस्तु है उसकी रेट घट रही है तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। इसमें क्या रहता है? इसमें बेसिकली सप्लाई ज़्यादा हो जाती है
ठीक है, और डिमांड कम। इस स्थिति में ये चीज़ अपन को देखने मिलती है, ठीक है। अब अपन फिर और आगे बात करते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी चर्चित रहा हुआ है। ये अर्थव्यवस्था में अपवाद स्वरूप है ये, ठीक है। इस समय इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। स्टैगफ्लेशन फिलिप वक्र का पालन नहीं करता। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, इन्वेस्टमेंट घट रहा है। सो ये एक अपवाद स्वरूप है। इसमें सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बाकी सारी चीज़ें घट ही रही है। सो बेसिकली ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही वाहियात चीज़ हो सकती है, ठीक है। इस स्थिति में यदि ब्याज दरें बढ़ाई जाती है तो निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और यदि कम की जाती है तो महंगाई अनियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशन हो जाती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए इस कंडीशन से निकलने के लिए, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अपन फिर आगे चलते हैं। एक और टर्म आती है जिसका नाम है रिफ्लेशन। अर्थव्यवस्था को डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की ओर ले जाने की प्रक्रिया रिफ्लेशन कहलाती है, ठीक है। डिफ्लेशन आया और इन्फ्लेशन तक ले गया। अब इसको कैसे ले जाते हैं, रिफ्लेशन कैसे करते हैं? मौद्रिक नीति द्वारा, कोई अच्छी मौद्रिक नीति लेके आए, या राजकोषीय नीति द्वारा कोई राजकोषीय नीति लेके आए। सो बेसिकली ऐसी नीतियाँ लाकर जिससे अपन मार्केट में वापस पैसा लगा सके, पैसा डाल सके और लोगों तक पैसा पहुँचे और मार्केट वापस सुचारू रूप से चलने लगे, ठीक है। इसके बाद आता है स्क्यू इन्फ्लेशन। यदि अर्थव्यवस्था में सभी वर्ग की वस्तुएं सामान्य बनी रहे तथा केवल एक वर्ग की विशेष वस्तु की महंगाई दर्ज की जाए तो उसे स्क्यू इन्फ्लेशन कहते हैं, अर्थात तिरछी इन्फ्लेशन, तिरछी मुद्रास्फीति, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या है, 2010-11 में केवल कृषि क्षेत्र में महंगाई दर्ज की गई थी और बाकी सब में वस्तुएं सामान्य थी, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है कि भाई आपको याद रखना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? सिर्फ कोई एक वर्ग ऐसा है जिसकी रेटें बढ़ गई है, बाकी नॉर्मल है सारा मार्केट, ठीक है। इसके बाद आता है एगफ्लेशन। ये कृषि क्षेत्र में महंगाई होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन के मापन में बाह्य कारकों के प्रभाव को हटा दिया जाए तो उसे कोर इन्फ्लेशन या मूल इन्फ्लेशन कहा जाता है। मौद्रिक नीति समिति भी मौद्रिक नीति निर्माण के समय इसका एक आधार रूप में लेती है, ठीक है। उदाहरण फ्यूल प्राइस, फ्लोड, ग्लोबल पैंडेमिक और कृषि उत्पाद में कमी। सो बेसिकली ये कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये हो गया, अगर कोई इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, सो इन्फ्लेशन के जो भी रीज़न है उसमें सिर्फ घरेलू रीज़न देखेंगे, हमारे जो देश के रीज़न है वो देखेंगे। ये रीज़न इंक्लूड नहीं करेंगे कि फ्यूल की प्राइस बढ़ गई या कोई पैंडेमिक आ गया, ठीक है, या कोई ऐसी बाह्य गतिविधि हो गई, कोई टेरर अटैक हो गया या ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण एक बार ये अर्थव्यवस्था में ये उछाल आया है, ठीक है। नहीं, इसमें सिर्फ जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उन्हीं पे बात की जाती है कि इन्फ्लेशन के एकदम बेसिक रीजंस क्या हैं, ठीक है। सो ये उस वक्त किया जाता है। इसके बाद अपन दो सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए, थोक मूल्य सूचकांक जारीकर्ता कौन है? उद्योग एंड वाणिज्यिक मंत्रालय। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, CSO या NSO, ठीक है। WPI थोक मूल्य पर महंगाई मापन, जो कि प्राथमिक स्तर की महंगाई प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये WPI क्या करता है? थोक मूल्य पे महंगाई का मापन करता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य पर करता है और अंतिम स्तर की महंगाई पर प्रदर्शित करता है। सो ये क्या है? ये तो स्टार्टिंग लेवल क्या हो गया, मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि ये इकोनॉमिक ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसलिए हर कोई इसको पढ़ाता नहीं है, बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। ये स्टार्टिंग लेवल का है, ठीक है, जबकि ये एकदम अंतिम लेवल का है, लास्ट लेवल का है, ये याद रखिएगा, ठीक है। होलसेल प्राइस स्टार्टिंग लेवल की महंगाई मापता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य CPI लास्ट लेवल की महंगाई मापता है। इसमें वस्तुएं
शामिल की जाती है, जबकि सीपीआई में वस्तुएं और सेवा दोनों शामिल की जाती है। डब्ल्यूपीआई का होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है 2011-12, जबकि सीपीआई का आधार वर्ष क्या है 2012। इसके अलावा विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है किसमें, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, जबकि सीपीआई में खाद्य वस्तुओं को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और सीपीआई मासिक होता है, ठीक है, और या डब्ल्यूपीआई भी मासिक ही होता है, ठीक है। इसके अलावा अप्रैल 2014 से पूर्व यह महंगाई का मुख्य सूचकांक था। ये जो डब्ल्यूपीआई है 2014 से पूर्व महंगाई का मुख्य सूचकांक था। वर्तमान में इसमें 697 वस्तुएं सम्मिलित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की 117, विनिर्मित की 564, ईंधनीय की 16। सबसे ज़्यादा किसकी है, 564 विनिर्मित वस्तुएं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जबकि सीपीआई अप्रैल 2014 के बाद महंगाई का मुख्य सूचकांक है। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया। इसमें 4 श्रेणियां जारी की जाती है, औद्योगिक श्रमिक, ठीक है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, ग्रामीण श्रमिक रूरल लेबर, और कृषि श्रमिक एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। अब और एक होता है संयुक्त सीपीआई, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, जो औद्योगिक श्रमिक है उसका आधार वर्ष है 2016, और जो ग्रामीण श्रमिक है उसका आधार वर्ष है 1986-87, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर श्रमिक है उसका भी 1986-87, जबकि संयुक्त सीपीआई का 2012। और ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और औद्योगिक श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक और कृषि श्रमिक ABC, इनको जारी करता कौन है, श्रम ब्यूरो शिमला, जबकि ये जो संयुक्त सीपीआई रहती है इसको कौन जारी करता है, NSO या CSO जारी करता है, ठीक है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते सीपीआई पर आधारित होते हैं। श्रमिकों की मजदूरी दर भी सीपीआई पर ही आधारित होती है। समझ आया, ठीक है। इसको एक बार आप वापस देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक एक बार पढ़ने के बाद आपको वापस याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं करोगे रिवाइज नहीं होगा, और रिवाइज किए बिना एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं महंगाई मापन की विधियाँ। यहाँ पे 3 विधियाँ हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है। ये दोनों अपन ने अभी पढ़ी थी। जीडीपी डिफ्लेक्टर में क्या होता है, रियल नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का भाव देख के 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म आती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन की गणना सीपीआई पर की जाती है तो उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि सीपीआई में खाद्य वस्तुओं को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। जब, वापस मैं बता रहा हूँ, जब इन्फ्लेशन की गणना सीपीआई पर की जाती है तो उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। बेस इफेक्ट क्या होता है, गणना के समय विगत वर्ष के आंकड़ों का प्रभाव वर्तमान वर्ष के आंकड़ों पर पड़ता है तो इसे बेस इफेक्ट कहते हैं। सो ये जैसे गणना करते वक्त मैंने बताया था आपको, ये कोई बेस ईयर लेके चलते हैं, ठीक है, उस बेस ईयर पे ही आगे का कार्य करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन नियंत्रण के उपाय क्या हैं, इन्फ्लेशन को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। ये हर सरकार के लिए, सिर्फ भारत का ही नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। अब इसके तरीके देखते हैं। महंगाई की स्थिति में मौद्रिक नीति के तहत सभी ब्याज दरों एवं अनुपातों में वृद्धि करनी पड़ती है, ठीक है। सो कठोर, महंगी या सकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनानी पड़ती है। क्यों? जब तक अपन कठोर जो मौद्रिक नीति नहीं अपनाएंगे, ठीक है, लोगों के पास पैसों का फ्लो रहेगा और इन्फ्लेशन कंटिन्यू ग्रो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो अपन को मुट्ठी बंद रखनी है और कठोर और सकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनानी है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ब्याज दरों और अनुपातों में वृद्धि करनी पड़ती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष करों में कमी करना, अगर बहुत सारी गवर्नमेंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देती है तो वो भी एक इन्फ्लेशन बढ़ाने का कारण रहता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे जा रहे हैं और वो खर्चेंगे यहाँ वहाँ। सो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको भी कम करना पड़ता है। इसके बाद तीसरा आता है डायरेक्ट टैक्स में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो तरलता है उसमें कमी आएगी, ठीक है, जो तरलता है उससे कमी आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो भी टैक्स दे रहे हैं ये महंगे इंटरेस्ट पे देते हैं। निर्यात
निर्यात कम करने के प्रति कठोर और आयात बढ़ाने के प्रति उदार नीति अपना सकते हैं। ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन वृद्धि करने से, ठीक है, जो वस्तु है उसके उत्पादन में वृद्धि करो, ज़्यादा वस्तुएं उत्पादित करो। सो बेसिकली ये अपना चैप्टर था इन्फ्लेशन का। इसमें आपको कोई भी डाउट और रहा हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में मुझे भेज देना कोई भी डाउट हो आपका। इसके अलावा इसको चैप्टर को आप एक बार वापस रिवाइज करिए, वापस देखिए इस लेक्चर को, मेक श्योर आपको ये समझ आएगा, और थोड़ा नोट डाउन भी करिए ताकि क्या है बाद में रिवीजन करने में आपको ईजी रहे। और मैं यही कहूँगा आप अपने खुद के वर्ड्स में इसको लिखिए, ताकि क्या है आपके लिखे हुए वर्ड्स आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएंगे। जिस अकॉर्डिंग आपको समझ आ रहा है आप उस अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है। और बाकी मैंने इसमें फैक्चुअल और सारे करवाएं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। सो आज के लिए इतना ही था, कल फिर आता हूँ मैं, इस इकोनॉमिक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो फिर ठीक है, जय हिंद जय भारत।